हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सांवले सपनों की याद, क्लास 9th क्षितिज का चौथा पाठ। बच्चों, ये पाठ एक संस्मरण है जिसे जाबिर हुसैन ने लिखा है। संस्मरण का अर्थ है अपनी पुरानी यादों को कहानी के रूप में पिरोना। ये हिंदी साहित्य की एक विधा है। विधा यानी ढंग, जिस ढंग से हिंदी साहित्य बना है उसमें से एक तरीका संस्मरण भी है। तो ये जो पाठ है ये संस्मरण लिखा गया है जाबिर हुसैन द्वारा। और किसकी याद में लिखा है? ये है सालिम अली की याद में। सालिम अली जो कि बहुत बड़े बर्ड वॉचर रहे हैं। बर्ड वॉचर मतलब पक्षी प्रेमी। तो बच्चों, कोई भी क्लास को बंक करके मत जाइएगा क्योंकि जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यदि आप ध्यान लगाते हैं तो प्रश्न उत्तर के लिए आपको किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस क्लास में बने रहें, क्लास को बंक ना करें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको और क्लासेस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दें आप सभी। और इस क्लास के अंत में आपको मिलेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी। तो चलते शुरू करते हैं सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। मैं एक बार आपको जाबिर हुसैन जी का चेहरा दिखा दूं। ये इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। क्योंकि अक्सर क्लास में पढ़ाते हुए मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाबिर हुसैन कौन है और सालिम अली कौन है। इसलिए मैं आपको फोटो दिखा करके बता रही हूँ। ये जाबिर हुसैन की पिक है और इसे ध्यान से देखिए। ये इस पाठ के लेखक हैं। इनके बारे में पाठ नहीं है बल्कि इन्होंने इस पाठ को लिखा है। और पाठ जिसके बारे में है वो है सालिम अली। ये तस्वीर है सालिम अली की, जिनके गले में दूरबीन लटकी है। क्लास में बने रहिए और पूरे ध्यान से क्लास को सुनते रहिए। मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती जाऊंगी और बहुत सरल और आसान शब्दों में आपको इस पाठ का अनुवाद बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हम जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई संस्मरण सांवले सपनों की याद। बच्चों, पहला ही प्रश्न जो क्लास में बैठे हुए बच्चों के मन में उठ रहा होगा वो ये होगा कि इस पाठ का जो शीर्षक रखा गया है सांवले सपनों की याद, ये ऐसा शीर्षक क्या है? इस शीर्षक का अर्थ क्या है? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में पीछे दिया गया है कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न आपको अपनी किताब में पीछे एक्सरसाइज में देखने के लिए मिल जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं सांवले सपनों की याद इस पाठ का शीर्षक क्यों रखा गया है। गोरा रंग आप समझते हैं जो बिल्कुल सफ़ेद है, काला आप समझते हैं जो बिल्कुल काला है यानी अंधेरे से जिसे हम रिजेंबल कर सकते हैं। और सांवला होता है ना तो वो बिल्कुल सफ़ेद है रोशनी वाला और ना ही बिल्कुल काला है अंधेरे वाला, तो ये बीच का है यानी धुंधला है। तो सांवले सपनों की याद इसलिए रखा है जाबिर हुसैन ने इस पाठ का नाम क्योंकि सालिम अली की अब मृत्यु हो चुकी है और सालिम अली की यादें उनके जहन में धुंधली हो रही हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए उनकी यादें धुंधली हो रही हैं। सपने क्यों कहा गया है? क्योंकि सालिम अली ने पक्षियों को लेकर के बहुत से सपने देखे थे। उनके दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें थी जो पक्षियों की सुरक्षा के लिए वो करना चाहते थे। अब क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है तो जो उनके सपने हैं वो धुंधले पड़ गए हैं, इसलिए इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद रखा गया है। जिन सपनों को आप जाबिर हुसैन याद कर रहे हैं कि सालिम अली ने ये सपने पक्षियों के लिए देखे थे, लेकिन उनकी मृत्यु होने से वो सपने धुंधले पड़ गए हैं यानी सांवले हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं पाठ में और इसका शब्द दर शब्द मैं आपको आज बताती जाऊंगी। ध्यान दीजिएगा। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। परिंदा यानी पक्षी। एक ऐसी भीड़
जो मौत की खामोश वादी की तरफ जा रही है, उसमें एक खूबसूरत पंखों वाला पक्षी है। उस पक्षी को जाने से कोई रोक सकता है? ये संभव है ही नहीं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, और जो भीड़ चल रही है उसमें सबसे आगे हैं सालिम अली। ये बात लेखक ने इसलिए कही क्योंकि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और इस समय उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा है। तो उस सीन को देखते हुए, उस दृश्य को देखते हुए लेखक ये लिखते हैं, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। यहाँ पर सालिम अली अपने अंतहीन सफर पर जा रहे हैं, यानी कि अब जो सफर वो करेंगे ये अंतहीन है, ये सफर कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसे अंतहीन सफर कहा है। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है, और ये सही है क्योंकि सालिम अली जो थे वो हमेशा यात्रा करते रहते थे, वो जंगलों में घूमते रहते थे पक्षियों की खोज में, ताकि उनकी सुरक्षा के लिए वो कदम उठा सकें। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सफ़र किए हैं, बहुत यात्राएं की हैं, लेकिन आज जो वो यात्रा करने जा रहे हैं ये बाकी यात्राओं से अलग है, क्योंकि मृत्यु हो चुकी है, अब वो लौट कर नहीं आएंगे। इससे पहले जितनी भी यात्राएं की थी उनमें वो लौट करके आते थे। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का आखिरी पलायन। लेखक कह रहा है कि जो हमारी भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी है और जो भी व्यक्ति जीवित है उसे तनाव तो रहता ही है ज़िंदगी में हमेशा, लेकिन तनाव से और भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से सालिम अली आखिरी पलायन कर रहे हैं। पलायन करना मतलब छोड़ करके जाना, तो ये उनका आखिरी सफ़र है, वो इस ज़िंदगी को अब छोड़कर जा रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। लेखक कह रहे हैं कि अब वो प्रकृति में विलीन हो जा रहे हैं। कहा गया ना कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, मतलब धरती, आकाश, पानी, हवा, मिट्टी, इन सब में वो विलीन हो जाता है। तो यही बात लेखक ने कही है कि वो प्रकृति में विलीन हो जा रहे हैं और अब वो अपने जीवन का आखिरी गीत गा रहे हैं, मतलब ये सफ़र जो है उनका आखिरी है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी इस समय जब उनकी मृत्यु हो गई है, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जिस्म यानी शरीर, हरारत यानी गर्मी, मैं अपने शरीर की गर्मी दे दूं उन्हें, या फिर मैं अपने दिल की धड़कन दे दूं। क्यों? क्योंकि मृत व्यक्ति जो मर चुका है उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है और उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि वो अपने शरीर की गर्मी उनको दे दे या अपने दिल की धड़कन उन्हें दे दे, तब भी अब उनको वापस नहीं लेकर आया जा सकता, क्योंकि मृत्यु के बाद किसी का भी वापस लौट कर आना नामुमकिन होता है। मुझे लगता है कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। सालिम अली ने एक बार कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, और यही सब लोगों की भूल है। ठीक उसी तरह से जैसे जंगलों को, पहाड़ों को, झरनों को और तालाबों को भी मनुष्य प्रकृति की ही नज़र से देखता है, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहता है। हम पक्षी को पक्षी की तरह नहीं देखते हैं कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी सुरक्षा किस में है। हम सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। क्या कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो पक्षियों की आवाज़ को सुने, उसके मधुर संगीत को सुने और उसे ऐसा लगे कि जैसे मेरे अंदर एक रोमांच का एक समुद्र फूट पड़ा हो? लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम सालिम अली है। तो लेखक ने कहा कि ये मुझे सिर्फ मिथक ही लग रहा है, मतलब एक कहानी जैसा लग रहा है कि सालिम अली पैदा हुए होंगे। ये किस तरह का दाना चुगता है, इसे कौन सी हवा पसंद है, ये किस देश से पलायन करके यहाँ पहुँचा है, या फिर सर्दियों में ये पक्षी कहाँ गायब हो जाते हैं और गर्मियों में ये कहाँ रहते हैं, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में नहीं आती। बच्चों, ना ही आपके दिमाग में आई होंगी कभी। लेखक कहते हैं कि पता नहीं इतिहास में कभी, इतिहास यानी पुराना समय, इतिहास में कभी वृंदावन में कृष्ण भगवान पैदा हुए थे। उन्होंने वहाँ पर रासलीला रचाई थी, शोक गोपियों के साथ उन्होंने शरारतें की थी। कब उन्होंने माखन से भरी हुई मटकों को फोड़ा था और दूध और छाछ से अपना मुंह भरा था। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में उन्होंने कभी विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बांसुरी बजाई थी। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं कब ये सब हुआ था। ये हम लोगों ने सुना है ये बातें कि ऐसा हुआ था, लेकिन कब हुआ था हम में से किसी ने उसे देखा नहीं है। कोई आज भी अगर वृंदावन जाता है और यमुना नदी के पानी को देखता है तो उसे पूरी वो कहानी याद आ जाती है। हर सुबह जब सूरज निकलता है और उन
पतली गलियों से बहुत सारी भीड़ उस नदी की ओर बढ़ती है, तो उस भीड़ के हर आदमी को ऐसा लगता है कि अभी इस भीड़ को चीर करके अचानक से उनके सामने कृष्ण आ जाएंगे और बंसी की आवाज़ से उनके कदम यहीं पे थम जाएंगे। हर शाम को जब सूरज ढलता है और उस वाटिका में जो लोग घूम रहे होते हैं, सैलानियों को, सैलानी यानी कि घूमने फिरने वाले पर्यटक, टूरिस्ट को जब हिदायत देता है कि अब शाम हो गई है और बाहर निकलो, उस समय भी लोगों को ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं से कृष्ण आएंगे और उनकी जादू भरी बांसुरी हमें सुनने को मिलेगी। तो ये तो मिथक हैं, हमने एक कहानी सुनी है, हम उस पर विश्वास करते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ये दुनिया इस तरह के मिथकों से भरी हुई है कि ऐसा अवतार कोई पैदा हुआ, वो था या नहीं था। इस तरह के जो मिथक हैं, जो सिर्फ कही गई कहानियां हैं, इनसे तो ये दुनिया भरी पड़ी है। तो इन मिथकों के बीच में हम इस हकीकत पर भी विश्वास कर लें कि सालिम अली नाम का एक व्यक्ति हुआ था। वो उम्र के 100 साल पूरे कर चुके थे, बस कुछ ही दिन बचे थे। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और कैंसर की बीमारी की वजह से ही उनकी मौत हुई, लेकिन मरने तक भी कैंसर जैसी दर्दनाक बीमारी भी उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन पाई थी। वो हमेशा पक्षियों की तलाश में रहे और हमेशा उनकी हिफाजत यानी उनकी सुरक्षा, पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित रहे। पूरी तरह से सुरक्षा के लिए ही अपना जीवन दिया उन्होंने। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद उतरी थी। दूरबीन इसलिए चढ़ी रहती थी क्योंकि वो पक्षियों को देखते थे और पक्षी पास में तो आएगा नहीं। जैसे ही उसके पास कोई भी मनुष्य जाएगा, वो हलचल सुनकर पक्षी तो उड़ जाएंगे, इसलिए वो हमेशा दूरबीन से ही पक्षी को वॉच किया करते थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे जाते थे। जब वो पक्षियों के पास नहीं होते थे या जंगल की यात्रा पर नहीं होते थे, जब वो अकेले होते थे, तब उनको बिना दूरबीन के भी देखा जाता था। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली की एक और खासियत थी कि वो प्रकृति के प्रभाव में कभी नहीं आए, बल्कि उन्होंने प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आए थे। वो कैसे? सर्दी हो, गर्मी हो, जैसे हम करते हैं ना, सर्दियों में मोटे कपड़े पहनना और गर्मियों में हल्के कपड़े पहनना, हमें फ़ैन चाहिए, हमें एसी चाहिए और हमें रजाई चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता था। वो जैसे सर्दी में रहते थे वैसे ही गर्मी में, कैसा भी वातावरण उन्हें मिल जाए, कैसी भी जलवायु उन्हें मिल जाए, क्योंकि वो हमेशा जंगल में रहे, इसलिए उन्होंने प्रकृति को अपने वश में कर लिया था। पक्षियों की सुरक्षा के लिए वो बहुत मुश्किल जीवन जीते थे, पहाड़ों पर रहना, जंगलों में रहना। लेकिन उनकी जो जीवन साथी थी, उनकी जो पत्नी थी, तहमीना नाम था उनकी पत्नी का, तहमीना ने उनका बहुत साथ दिया। तहमीना स्कूल के दिनों में ही उनकी सहपाठी थी, उनकी क्लासमेट रही थी। अपने लंबे और रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध देके चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे। चौधरी चरण सिंह कौन थे? उस समय के प्रधानमंत्री थे और उनके पास ये एक बहुत लंबा चौड़ा लेटर लेकर के पहुंच गए कि जो केरल में एक साइलेंट वैली है जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, वहां पर पक्षियों को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस वैली में रेगिस्तान से हवा के झोंके आते हैं जो उन पक्षियों के लिए अच्छे नहीं हैं। उन पक्षियों की जान ले लेंगे वो हवा के झोंके। जो चौधरी चरण सिंह थे प्रधानमंत्री उस समय के, वो भी गांव के रहने वाले थे, तो वो भी पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए उन्हें सालिम अली द्वारा लिखी गई जो पत्र था उसका मर्म समझ में आया और उन्होंने सालिम अली की कही गई सारी बातों को पूरा किया। कहते हैं कि उस पत्र को पढ़ करके चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए थे। आज कौन बचा है जो सालिम अली की तरह ही पक्षियों की मदद कर सकता है? ना तो आज वो चौधरी चरण सिंह बचे हैं, ना ही सालिम अली। ये है सालिम अली। सालिम अली की तस्वीर आप देख सकते हैं। सालिम अली ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी, मतलब अपनी कहानी खुद लिखा, जिसका नाम उन्होंने लिखा था फॉल ऑफ स्पैरो। एक बार का किस्सा लेखक को याद आता है कि उन्हीं की तरह एक और बर्ड वॉचर थे जिनका नाम था D.H. लॉरेंस। जब D.H. लॉरेंस की मौत हुई तो उसके बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पूछा कि अपने पति के बारे में कुछ बताइए। तो फ्रीडा उनकी पत्नी थी, चाहती तो अपने पति के बारे में बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन फ्रीडा ने क्या जवाब दिया
कि मैं लॉरेंस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मेरे लिए बहुत असंभव है उनके बारे में कुछ लिखना। हाँ, मुझे लगता है कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें बता देगी, क्योंकि जो लॉरेंस था वो बहुत ही खुले दिल का और सीधा साधा व्यक्ति था। जो लोग नेचर से प्रेम नहीं रखते, जो सरल स्वभाव के नहीं होते, वो लोग सालिम अली को बिल्कुल नहीं पहचान सकते। बचपन के दिनों में क्या हुआ था एक बार कि सालिम अली की एयर गन, जो बच्चों के पास खिलौना होता है ना हवा में गोली मारने वाला, तो उस एयर गन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर नीचे गिर गई थी। उसी गौरैया को घायल देख करके सालिम अली ने ये निश्चय कर लिया था कि वो अपनी बाकी की जिंदगी पक्षियों की सुरक्षा में ही बिताएंगे। वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक का अर्थ है प्राकृतिक, प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। जैसी नेचुरल मतलब हम लोग जो जीवन जीते हैं वो कृत्रिम है, बनावटी है, आर्टिफिशियल है, लेकिन वो नैसर्गिक जीवन जिया उन्होंने, यानी प्राकृतिक नेचुरल जीवन जिया उन्होंने। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे, यानी कि प्रकृति के लिए, पक्षियों के लिए सालिम अली कोई छोटी चीज नहीं थे। टापू यानी छोटा और सागर मतलब बड़ा। तो लेखक ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए टापू और सागर का यहाँ पर उदाहरण लिया है कि सालिम अली नेचर में टापू नहीं थे बल्कि अथाह सागर थे। मतलब उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है पक्षियों के लिए, कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, भ्रमणशील मतलब घूमना फिरना, और यायावरी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना। यह तो यायावरी और भ्रमणशील ऑलमोस्ट एक ही अर्थ में लिए जाते हैं। जिनको पता था कि सालिम अली एक जगह पर नहीं टिकते हैं बल्कि वो यहाँ से वहाँ पक्षियों की खोज में घूमते रहते हैं, तो उन्हें तो आज ये महसूस हो रहा होगा। जब आज सालिम अली की मृत्यु हो गई है तो उन लोगों को तो ऐसा ही लगेगा कि सालिम अली पक्षियों की को ढूंढने के लिए निकले हैं, और अभी थोड़ी देर में ही वो अपने गले में दूरबीन लटकाए हुए अपने जो रिजल्ट्स हैं उनके, जो उन्होंने खोजबीन की है उसकी पूरे रिजल्ट्स के साथ वापस लौट करके आएंगे। जब तक वो लौट कर नहीं आते हैं क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक कहते हैं कि जब तक वो लौट कर नहीं आते हैं क्या हम मान लें कि सालिम अली की अब मृत्यु हो चुकी है? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? तो लेखक चाहते हैं कि सालिम अली फिर से इस दुनिया में वापस आ जाएं, यानी कि सालिम अली की तरह ही कोई पक्षी प्रेमी यहाँ फिर से जन्म ले और पक्षियों की भलाई के लिए काम करे। और लेखक को बहुत दुख है कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। तो बच्चों, ये था पाठ जाबिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ सालिम अली के विषय में, जिसमें हमने देखा कि सालिम अली जो है बहुत बड़े बर्ड वॉचर रहे हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। उनकी पत्नी का नाम तहमीना है, और उसके साथ साथ लेखक ने D.H. लॉरेंस को भी याद किया, जो सालिम अली के जैसे ही बर्ड वॉचर थे। और D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा था, जिन्होंने ये कहा कि मैं अपने पति को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानती जितनी अच्छी तरह से मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उन्हें जानती है। तो इन दोनों की ज़िंदगी की बात करके, इन दोनों के बारे में बता करके लेखक ये बताना चाहते हैं कि दोनों इक्वली बर्ड वॉचर थे, दोनों बराबर का ही पक्षियों से प्रेम रखते। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ आपके लिए जानना जरूरी है, तो मैं आपके लिए ये शब्द एक बार पढ़ देती हूँ। गढ़ना, बनाना, हुजूम, भीड़, वादी, घाटी, सौंधी, सुगंधित, पलायन, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मतलब एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाना, उसे पलायन कहते हैं। नैसर्गिक, सहज, स्वाभाविक या प्राकृतिक। हरारत, गर्मी, आबशार, झरना, मिथक, प्राचीन कहानियों को नए अर्थ में जानना। शोक, चंचल, और शक्ति, 100 वर्ष का समय। तो ये था आज का चैप्टर जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद, जिसका मैंने शब्द दर शब्द आपको व्याख्या करके समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ बड़े अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लास के अंत में लाइक का बटन जरूर दबा दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलें। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe, and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.